Chennai, welcome to lecture number 26, and in today's lecture I will follow up from the Carnot's theorem, where I did the Carnot's theorem yesterday, and we'll take a step forward from that theorem. So before I move on, I would like to start with a practice numerical. If I start with this numerical, it's a solved numerical. A central power plant rated at 800 kilowatt generates steam at 500 Kelvin and discards heat to a river at 295 Kelvin. If the thermal efficiency of the plant is 70% of the maximum possible value. अच्छा, before I go on, I shared something in the morning. सुबह में मैंने WhatsApp के ऊपर एक तस्वीर शेयर की थी. कल मैंने जिक्र किया था कि आम तौर के ऊपर थर्मल एफिशिएंसी जो कार्नेट इंजन की होती है 0.5 होती है, मे बी 0.55 हो जाए, बहुत रेयर है 0.7 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है. मुझसे किसी ने पूछा था कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से हैं, तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया. मैंने एक ग्राफ भी सुबह व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया है. अगर आपने अभी तक वो व्हाट्सएप देखा नहीं है तो आपके सीआरज आपको शेयर कर देंगे. मगर वो ग्राफ आपको यही बता रहा है कि जिस तरह आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रोवाइडेड आप कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं 298 केल्विन, क्योंकि एक वक्त पे आप एक टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, या तो आप हॉट का बढ़ा सकते हैं या कोल्ड का बढ़ा सकते हैं. कोल्ड का टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है और आपने हॉट का बढ़ा रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है. और एक पॉइंट आता है जब आप 1000 केल्विन तक जाते हैं, वो एफिशिएंसी जो आपकी है वो पीक हो जाती है. पीक होने के बाद वो फ्लैट हो जाता है कर्व, और ये तकरीबन 0.7 के ऊपर आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप 1000 के बाद जितना टेम्परेचर जाएंगे, प्रोवाइडेड 298.15 केल्विन है, 1500 हो गया, 2000 हो गया, आपका कर्व फ्लैट हो गया है. 70% से ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी नहीं जा रही है, और यही आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है कार्नेट इंजन के अंदर, जिसको हम मैक्सिमम रखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. ये आई कैसे है? ये वैल्यूज आई हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. जो आपके तमाम साइंटिस्ट थे, कार्नेट था, केल्विन था, क्लॉसियस था, उन्होंने सब ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे अपने ज़माने में कोई. तो इसी तरह कार्नेट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था. तो ये इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निकाला था कि भाई इस इंजन की वैल्यू इतनी आ रही है मैक्सिमम, और इसके रिलेटिव तमाम दूसरे इंजन्स की वैल्यू आती है. जो भी कार्नेट इंजन की वैल्यू आ जाती है, कोई आम इंजन है वो उसका लेट से 0.7% उस वैल्यू की वैल्यू है. वो जो कार्नेट इंजन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ये बोल रहा है कि 70% है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हीट इंजन की. हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड इनटू द रिवर. अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ना, वो ये हो रहा है कि हीट जो है वो कितनी डिस्कार्ड हो रही है रिवर के अंदर. अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि अगर मैं हीट डिस्कार्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या मांगना चाह रहा हूँ. मैं आपसे QC मांगना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक नॉर्मल हीट इंजन होती है तो हीट इंजन के अंदर जो डिस्कार्ड होता है वो QC होता है, जो एब्जॉर्ब होता है वो QH होता है. ये टर्मिनोलॉजीज आपको मालूम होनी चाहिए. इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हॉट बॉडी यहाँ पर 500 केल्विन है, और जो डिस्कार्ड हो रही है हीट इन रिवर एट 295 केल्विन. इसका मतलब रिवर जो आपका है वो कोल्ड बॉडी है, कोल्ड रिजर्वायर. अच्छा, अब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर ये जो सवाल है ये एक नॉर्मल सवाल है. कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं टेम्परेचर्स को स्वैप कर देता हूँ और बच्चे उसको पिक नहीं करते और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एक दफ़ा एग्जाम में हो चुका है, मैं 1/8 को दे चुका हूँ, उन्होंने पूरा सॉल्व किया था, फिर बोलते हैं आंसर सही नहीं आ रहा, एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा आ रही थी. तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था. मैंने सिर्फ क्या कर दिया था, मैंने ये लिख दिया था अ सेंट्रल पावर प्लांट रेटेड एट 800 किलोवाट, यही वैल्यू लगाई थी, generate steam at 295 Kelvin and discards heat to the river at 500 Kelvin. और इसको मैंने रखा था 3 नंबर के लिए. अब उन्होंने नंबर देखे तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, किसी से सॉल्व नहीं हुआ. आपने टेम्परेचर देखकर एक चीज सिर्फ ये लिखनी थी, दिस इज नॉट पॉसिबल because in a heat engine it is not possible that from a hot body from a cold body heat is dissipated into a hot body, because it violates the first law of thermodynamics, which is a spontaneous process. Heat travels from a hot body to a cold body.
तो आपने ये क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें पिक करनी है कि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ है, मेरी खत्म वैल्यू कहाँ पर है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप अगर उन्होंने उसको नहीं देखा और उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो अगर आपका टीसी और टीएच रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी 1 से ज़्यादा आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब भी उनको समझ नहीं आई थी कि कोई गलती हो रही है, कि एफिशिएंसी ज़्यादा कैसे आ रही है। तो इन चीज़ों पे ज़रा जोर दीजिएगा कि ये देखें कि डिस्कार्डेड, अगर मैं डिस्कार्ड की बात कर रहा हूँ हीट इंजन की, तो उसका मतलब है कोल्ड रिजर्वायर है। कोल्ड रिजर्वायर का मतलब है डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हाँ, अगर मैं हीट पंप की बात करूँ तो हीट पंप के अंदर भी यही होगा, मगर हीट पंप के अंदर रिवर्स ये हो जाएगा कि कोल्ड रिजर्वायर से वो एब्जॉर्ब करेगा, मगर अभी मैंने हीट पंप की बात की नहीं है। तो अब मैंने आपसे ये पूछा कि हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड टू द रिवर। तो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि जब मैं हीट डिस्कार्डेड टू द रिवर की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे कोल्ड रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर के अंदर कितनी हीट डिस्कार्ड हुई है। एंड द डिस्कार्डेड हीट इन द हीट इंजन इज ऑलवेज QC। अब ये सॉल्व करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे QC ढूंढना है। मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ, ऑल्सो डिराइव द इक्वेशन ऑफ द हीट डिस्कार्डेड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस। आपको वो इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा हीट डिस्कार्डेड का, बोथ इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्क प्रोड्यूस, क्योंकि उसके बगैर आपको आंसर मिलेगा नहीं। ये बुक के अंदर इक्वेशन डायरेक्टली लिखा हुआ था, मगर मैंने इसको एक एक्स्ट्रा स्टेप करने के लिए एक डेरिवेशन करवा दी है, ताकि आपको डिराइव करने को मालूम हो। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ डिराइव इक्वेशन ऑफ द हीट डिस्कार्डेड, इसका क्या मतलब है, मैं किस चीज को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। जी, सब्जेक्ट मेरी कौन सी हीट होगी? आवाज आ रही है? QC होगी सर। QC होगी, क्योंकि मैं हीट जी सर, डिस्कार्ड, आवाज आ रही है सर। क्योंकि मैं हीट डिस्कार्डेड की बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं पर QH हीट एब्जॉर्ब की बात नहीं की है। तो अब पहले तो इसको डिराइव करते हैं। जब आप डेरिवेशन करते हैं हीट रिजेक्टेड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड एफिशिएंसी, हीट इंजन और हीट पंप में थोड़ा सा फर्क है। पहले हीट इंजन की बात करेंगे। हीट इंजन के बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आप पहले लिख लें, क्योंकि आपका सॉल्व ही इन दो फॉर्मूले से हो जाएगा। पहला फॉर्मूला होता है एन का फॉर्मूला, यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी होती है 1 माइनस QC अपॉन QH। एफिशिएंसी किस तरह डिराइव हुई थी वो मैंने आपको पहले बताया था, तो अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। n इज इक्वल टू 1 माइनस QC अपॉन QH। देखें, यहाँ पर मैं आपसे टेम्परेचर डिराइव का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे हीट डिराइव का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, इसलिए आप एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ QC देंगे, QC और QH के बारे में। दूसरा जो फॉर्मूला है वो वर्क का फॉर्मूला होता है। वर्क मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क का फंक्शन इज ऑलवेज QH माइनस QC। अब मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूल गए होंगे कि QH माइनस QC कैसे आता है, क्योंकि ये बात मैंने अभी तक स्लाइड शेयर की नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग में बताई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हीट इंजन के लिए WQH माइनस QC कैसे आएगा। ये स्लाइड देखें, अगर राइट हैंड वाला डायग्राम देखें जिसके ऊपर हीट इंजन लिखा हुआ है, सर्कल बना हुआ है। अगर मैं सर्कल को अज्यूम करूं, आपने CPP 1 में पढ़ा होगा कोई चीज, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, सही है? इस इंजन के अंदर इनपुट क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है? सर जो ऊपर वाला क्यू है वो इनपुट है, और जो नीचे और जो डब्ल्यू जो है ना, ये हमारे पास आउटपुट है। ये आउटपुट है। तो बाय द फॉर्मूला इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? QH इज इक्वल टू W प्लस QH, W प्लस QC, यही बना। तो अगर मैं W को जी सब्जेक्ट सर। बना देता हूँ, तो वो जो QC प्लस हो रहा था वो QH से माइनस हो जाएगा।
तो ये याद रख लें कि हीट इंजन के लिए ये फॉर्मूला हमेशा ये होगा। ये एक तरीका है याद करने का कि आपको ये सिंपली उसका डायग्राम से देख लें कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, आपको सिंपली मालूम पड़ जाएगा कि क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू सी। इसीलिए मैंने दोबारा इसको डिराइव नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। तो दूसरा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, हीट इंजन के अंदर ये फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, वन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, द अदर इन टर्म्स ऑफ वर्क। अब देखें, अब जब वर्क मुझे मालूम है तो मैंने क्या किया, मुझे असल में इस क्वेश्चन के अंदर QC को सब्जेक्ट बनाना है। मुझे QC को सब्जेक्ट बनाना है तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगर मुझे QC को सब्जेक्ट मतलब QC के टर्म्स में लाना है, और अगर W की QC और QH के बारे में, QH है W के अंदर, देखिए मेरा क्वेश्चन बोल रहा है हीट डिस्कार्डेड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल वर्क। इसका मतलब अगर इसका मतलब ये है कि मेरे इक्वेशन के अंदर एक पैरामीटर QC होगा, दूसरा पैरामीटर एफिशिएंसी होगा, तीसरा पैरामीटर वर्क होगा। तो अगर W के अंदर QH और QC है तो मुझे कौन सा एलिमिनेट करना पड़ेगा? मुझे QH को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इक्वेशन में QC चाहिए। इसको आप उसी तरह सोचें कि जब मैंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाई थी तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मेरे पास तीन फार्मूलेस थे, दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। जिस चीज़ को बारे में मुझे ढूंढना था, यानी अगर मुझे वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन ढूंढनी थी तो मैं किसको सब्जेक्ट बनाता था? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेशर हो जाता था, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं था, वो सब्जेक्ट बन जाता था। तो अगर मुझे QC ढूंढना है, कीपिंग दैट सेम लॉजिक इन माइंड, मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा? QH को सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि अगर QH को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो QH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बात समझ आई कि मैं QH को क्यों सब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं इन टर्म्स ऑफ QC क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्लियर हुई बात? तो अब मैंने क्या किया कि मेरा जो ओरिजिनल एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला है उसके अंदर मैंने QH को QH को डाल दिया, जो QH को मैंने सब्जेक्ट बनाया था। ये जो चौथी लाइन है, ये QH माइनस QC अपॉन QH कैसे आई? मैंने पहली लाइन का LCM ले लिया। पहली जो लाइन है ना 1 माइनस QC अपॉन QH, उसका मैंने अगर LCM ले लिया तो 1 और QH को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो QH बन गया। ऊपर मेरे पास QH माइनस QC रह गया। सबसे पहले तो मैंने ये स्टेप किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सिर्फ QH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, N की वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, और जहां पर QH है वहां पर मैंने W प्लस QC लिख दिया। तो जो नीचे वाला QH है जब वो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एफिशिएंसी W प्लस QC, ये W प्लस QC थर्ड लाइन से आया, QH इज इक्वल टू W प्लस QC, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे क्या था? राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे मेरे पास एक टर्म QH रह गई थी, माइनस QC रह गया था। तो पहले वाले QH की जगह मैंने W प्लस QC लिख दिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और जो माइनस QC था तो एक QC और एक QC एलिमिनेट हो गया। तो मेरे पास सिंपली बच गया सिग्मा, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, ईटा मल्टीप्लाई बाय वर्क प्लस QC इज इक्वल टू W। ये आखिरी लाइन तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछे, नहीं है तो बोल दे कैरी ऑन। सही है। अब आगे आ जाएं। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर मेरे पास दो W की टर्मिनोलॉजीज हैं, तो मैं क्यों ना उनको एक साथ जमा कर लूं ताकि मैं उनका LCM ले सकूं। तो जो QC वाली टर्म है N ईटा QC, उसको मैंने एक साइड पे रख लिया। बाकी जो मेरे पास W वाली टर्म्स हैं, W जो उधर था राइट हैंड साइड पे उसको रहने दिया, माइनस NW दूसरी साइड से चला गया। अब मैंने NQC को वैसे के वैसे रहने दिया। जब मैं W को कॉमन लिया मेरे पास 1 माइनस ईटा रह गया, मैंने QC को सब्जेक्ट बना दिया। QC in terms of subject would be 1 minus eta upon eta times W. Proved.
अगर मैं आपको क्वेश्चन देता तो मैं आपको क्वेश्चन यूं देता, शो दैट द हीट डिसिपेटेड in a Carnot heat dissipated in a heat engine is given by the formula QC is equal to 1 minus eta upon eta multiply by W। ये आखिरी इक्वेशन आपको देता, आपको ये बैक स्टेप्स कर कर इस इक्वेशन पे आना था। तो ये इक्वेशन समझ आ गई ये किस तरह डिराइव की QC के टर्म्स में? यस सर। अब क्वेश्चन भी यही बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था डिराइव एन इक्वेशन इन टर्म्स फॉर QC इन टर्म्स ऑफ ईटा एंड W। अब देखें आपके पास QT भी है, आपके पास QC भी है, ईटा भी है, W भी है। दैट इज वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन, अब आप इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है? न्यूमेरिकल बोलता है अ सेंट्रल प्लांट रेटेड एट 800 किलोवाट। तो सबसे पहले तो अपना डेटा लिख लें। इसका मतलब आपका W क्या है? आपका W है 800,000 किलोवाट। हो सकता है मैंने SI यूनिट में इसको बाद में नहीं लिखा, बट यू शुड हैव रिटन इट 800,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, या इन अदर वर्ड्स 8 into 10 to the power 8 हो जाता। तो ये आपका W है। और आपको क्या इंफॉर्मेशन मालूम है? आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम है कि आपका TH 500 है, TC 295 है, और एफिशिएंसी जो है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, वो 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू है जो प्लांट के अंदर एफिशिएंसी हो रही है। तो आप अप्रोच कैसे लोगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे मिलेगी? एफिशिएंसी निकाल के उसको क्या करेंगे? जी, आपको पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन समझे, ये जो एफिशिएंसी है ना 1 माइनस एन अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वैल्यू नहीं है। ये वो वैल्यू है जो 0.7 टाइम्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हीट इंजन की है, और हीट इंजन की वैल्यू मैक्सिमम एफिशिएंसी से निकली है। तो सबसे पहले तो आप जी सर, आप पावर को वर्क क्यों ले रहे हैं सर? मैं पावर को वर्क क्यों ले रहा हूं? पावर क्या होता है? अगर इन्होंने एक चीज मिस की है, इनका क्वेश्चन क्या है, हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड टू द रिवर। इन आखिर में जो यूनिट आएंगे ना, वो आएगा एनर्जी पर टाइम। जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड तो पावर होता है सर। पावर होता है। इन्होंने वर्डिंग के अंदर, लेकिन सर यहाँ पर लिखा है कि जी यहाँ पर जो पावर है ना सर, आपने कहा कि इसको वर्क लेंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप पावर को वर्क कैसे लेंगे? देखें, मैं इसलिए, इन्होंने कुछ, ये बुक का क्वेश्चन है, मैंने बनाया नहीं है। मैं अगर बनाता मैं इसको क्लियर बनाता। अब इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है W is equal to 800 किलोवाट। दे शुड हैव रिटन इट एज किलो जूल्स पर सेकेंड। सही है, दे शुड हैव रिटन इट एज किलो जूल पर सेकेंड। ये बुक का क्वेश्चन है, आई हैवंट चेंज दिस क्वेश्चन। बुक खोलिएगा एंट्रोपी के अंदर। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले तो, और मैंने इसलिए यूनिट्स आखिर के अंदर देखें किलो जूल पर सेकंड लिखे हैं, क्योंकि वो वॉट का यूनिट आ जाता है उसके बाद। तो सबसे पहले तो मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी ढूंढूंगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वही दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस TC अपॉन TH, दूसरा होता है 1 माइनस QC अपॉन QH। यहाँ पर आपको सिर्फ TC और TH का डेटा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस 295 अपॉन 585 करेंगे। यहाँ पर तो आपके लिए आसानी थी, टेम्परेचर वॉज ऑलरेडी इन केल्विन। सपोज अगर केल्विन में नहीं होता, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता। हीट इंजन और हीट पंप में अगर आप सेंटीग्रेड में ले लेंगे, आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि द होल ऑफ केल्विन्स प्रिंसिपल इज मेड अपॉन दिस टेम्परेचर स्केल। तो आपको कोई n मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 0.4957। अब स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं, वो ये तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो ले लेते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जो फॉर्मूले के अंदर एफिशिएंसी लिखी है ना पावर प्लांट, उसको बोला है कि दैट इज 70% ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी।
अगर लिखा नहीं होता कि 70% मैक्सिमम एफिशिएंसी और सिर्फ एफिशिएंसी लिखा होता, तब तो आप ये 0.497 उस n के अंदर डाल सकते थे। मगर जब इन्होंने कहा है इट इज 0.7 ऑफ द मैक्स एफिशिएंसी, तो पहले आपको एक्चुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो एक्चुअल एफिशिएंसी क्या बनेगी? 70% ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो वो जो 0.4957 है उसका आपने 70% निकाल लिया, तो आपको ये मिल गया 0.3470। फिर बुक के अंदर ये लिखा था, बाय कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस टू एलिमिनेट QH द सॉल्यूशन ऑफ QC बिकम्स एज फॉलोज। ये उन्होंने डायरेक्ट किया था, QC इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन n मल्टीप्लाई बाय W। ये मैंने आपको डिराइव कर कर एक्स्ट्रा कर कर दिखाया है किस तरह उन्होंने किया था, ताकि कल को आप ये ना पूछें कि ये डेरिवेशन किस तरह हुई है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ पीछे। तो अब आप देखें, मैंने सिर्फ वैल्यूज इनपुट की हैं। मैंने सिर्फ क्या किया है, 1 माइनस 0.347 अपॉन 0.347 इंटू 800,000, और जो फाइनली मेरा जो आंसर आया है वो ये आया है 1505500 इंटू इन किलोवाट। सो दैट इज माय आंसर। कोई मसला? सर एक चीज कंफ्यूज करे सर, ये जो एनर्जी का यूनिट जो है ना ये वॉट में कैसे है सर? कार्नोट इंजन में हम एनर्जी और पावर को एक जैसे लेते हैं? नहीं, यहाँ पर मैं आपको यही बोलना भूल गया कि अगर मैं आपको ये नंबर देता ना, अगर ये क्वेश्चन देता, जैसे मैंने 1/8 को ये क्वेश्चन दिया था, तो मैंने उनको चेंज कर कर दिया था। उनको मैंने चेंज ये किया था कि मैं मानता हूं ये बुक ने थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाया है इस क्वेश्चन के अंदर। दे शुड हैव गिवन यू द यूनिट ऑफ टाइम कि दिस हैपेंस इन दिस मच टाइम, यानी पर सेकंड, ताकि आपको मालूम होता कि आप इसको वॉट लेने के लिए जूल पर सेकंड करते, पावर के यूनिट यूं आते, क्योंकि हमेशा एनर्जी लिया जाता है। मगर अगर आप उसको डेफिनेशन वाइज भी देखें, एक सेकेंड, आप उसको डेफिनेशन वाइज देखें, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज, स्टेटमेंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। नहीं, एक सेकेंड, completely in work done by the system, completely in work done by the system। वैसे वर्क के जो यूनिट्स होते हैं that should be taken as joules, that should be taken as joules। सर क्वेश्चन में क्या मसला था सर? क्वेश्चन में ये एम्बिग्विटी है कि इन्होंने इसको पावर के अंदर दिया है। क्वेश्चन सही है, मगर मैं आपका रिजर्वेशन समझ रहा हूं। इन्होंने जो गलती की है ना, इन्होंने गलती ये की है, इन्होंने डायरेक्टली पावर लिख दिया है। दे शुड हैव रिटन पावर पर यूनिट टाइम, ताकि आपको मालूम होता जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क के यूनिट आपके जूल होते हैं। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता तो मैं आपको देता पर यूनिट टाइम, आपको हिंट देने के लिए। जब मैंने 1/8 को ये क्वेश्चन दिया था तो मैंने वहां पर लिखा था स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, यानी ये तो आप मानते हैं ना जूल पर सेकंड पावर होता है, तब तो जूल का यूनिट आ जाएगा ना इस क्वेश्चन के अंदर वर्क के लिए। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता तो मैं आपको देता दिस इज डन इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, इसीलिए मैंने फाइनल आंसर के लिए जूल पर सेकंड लिखा है। मैंने हीट रेट पूछा है, व्हाट इज द हीट रेट। अच्छा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इज हीट रेट। हीट रेट क्या होगा? हीट रेट तो पावर होगा ना। हीट क्या होता है? व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? हीट रेट। रेट, एनर्जी सर। हीट रेट क्या होगा? हीट रेट एनर्जी नहीं होगा, हीट रेट क्या होगा? पावर। पावर। अच्छा ठीक है, इसको अगर मैं यूं चेंज कर लूं ताकि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। अ सर सेंट्रल पावर TH प्लांट, 500 है कि 585 है? आपने आगे सॉल्यूशन 585 से किया हुआ है। इट वुड डेफिनेटली बी 585।
में टाइपो एरर हो गया होगा, क्योंकि वो जो सोल्यूशन है वो मैंने डायरेक्ट उसको सॉल्व किया था पुरानी स्लाइड से, तो डेफिनेटली भी 585। अ सेंट्रल, मुझे एक चीज़ चेंज करने दे, अ सेंट्रल पावर प्लांट रेटेड एट 800 किलोवाट, 800 किलोवाट। सर एक बात ये बताएं पावर सर। प्लांट जी सर एक वैसे सेकंड, समझ तो आ गया सर ये। एक सेकंड सर लिखा हुआ तो है रेटेड, अगर मैं इसको फर्दर चेंज कर दूं, अ सेंट्रल पावर प्लांट। सर ये पावर प्लांट के बारे में, या पावर प्लांट के बारे में तो नहीं है सर? ठीक होगा वो फिर, तो है किलोवाट रेटेड जी। फिर सही है ना सर? ये सर ये क्वेश्चन तो फिर सही हुआ ना? मैंने फिर भी फर्दर क्लियर कर दिया है। ओके ओके सर, सही है बस। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सेल्फ इवैल्यूएशन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सेल्फ इवैल्यूएशन प्रैक्टिस के क्वेश्चन ना मैं आपसे मांगता हूँ, ना मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। जिसको करने हैं करे, मुझसे चेक करवा ले, मैं इसके आंसर देता नहीं हूँ। जिसको चेक करने हैं करे, मुझे चेक करवा ले, जिसको नहीं करने नहीं करे, नो इश्यू। मगर बाद में अगर फाइनल एग्जामिनेशन में इनसे कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये नहीं बोलिएगा कि ये हमने किया नहीं है या इसके सॉल्यूशन करवाए नहीं है। जो मुझे करवा कर भेज देगा, मैं उसको चेक कर कर उसको बता भी दूंगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। और मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ आज भेजें, कल भेजें, एंड ऑफ वीक भेजें, जब मर्जी आए भेजें। और अगर आप ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, जैसे अगर आप लोग का ग्रुप होता है, 5-6 लोगों ने आपस में सॉल्व किया और 5-6 लोगों के ही आंसर वही आए, तो आप लोग समझ लें कि ये आंसर सही है। नो नीड टू चेक अगर डाउट नहीं है। मगर ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ये हीट इंजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले थे, 4 क्वेश्चंस हैं। चलें अब बात करते हैं हीट पंप की। अच्छा सुने, अगर आज अगर हीट पंप हो जाता है, होपफुली हीट पंप हो जाएगा, तो एक असाइनमेंट आ जाएगी आज, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। सर नेक्स्ट वीक दे देना सर। क्यों नेक्स्ट वीक, क्या है इस वीक क्यों नहीं? सर वो पुराने लेक्चर्स भी सुन लेंगे ना सर, अभी वो सुने नहीं। तो मैं आपको हफ्ता दे दूंगा ना, मैं आपको हफ्ता दे देता हूँ। नेक्स्ट वीक दूसरी असाइनमेंट आएगी जब मैं दूसरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा। अच्छा, हीट पंप की बात करते हैं। हीट इंजन से कोई सवाल है? सर फिलहाल तो कोई नहीं सर। हाँ, आपके सवाल मुझे मैसेज पे आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलें, बुरी बात नहीं है कोई, मगर ये इसी वजह से मैं डर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी खुले नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब खुलती है ना तो मेरा ऑफिस फ्लडेड हो जाता है। ऐसे तो ऑनलाइन के ऊपर मैसेजेस के अंदर चलो जवाब दे दिया, एक आध लोग ही पूछते हैं। चलें, हीट पंप। हीट पंप्स आर डिवाइसेस व्हिच वर्क ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ हीट इंजन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हीट इंजन और हीट पंप दो डिफरेंट फिनोमिना हैं। आप इनको आपस में कंफ्यूज नहीं कर सकते कि जो हीट इंजन है वही हीट पंप है, तो ऑपोजिट ये वर्क करता है। अब जिस तरह हीट इंजन के अंदर आपके 3 स्टेप थे, हीट पंप के अंदर भी आपके 3 बेसिक स्टेप हैं। उन 3 स्टेप्स के बगैर आपका हीट पंप हो नहीं सकता। पहला स्टेप क्या है? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। वही चीज है, हीट इंजन के अंदर क्या होता था? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। हीट पंप में क्या है? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। दूसरा स्टेप क्या है? इनपुट ऑफ वर्क। यहां पर फर्क आ जाता है। हीट इंजन के अंदर आपका जो वर्क होता है ना, वो आप प्रोड्यूस करते हो। हीट पंप के अंदर आप वर्क इनपुट करते हो, यानी आपने वर्क इन किया है। तीसरा क्या है? हीट रिजेक्टेड इन द सिंक रीजन। अब फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये है कि यहां पर सोर्स और सिंक चेंज हो जाएगा। गौर से ये बात सुनिएगा। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन क्या होता है? वेयर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, द सोर्स इज अ हॉट रिजर्वायर, यानी हायर टेम्परेचर से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वर्क उसने प्रोड्यूस किया, और कोल्ड रिजर्वायर के अंदर जाकर उसने QC को रिजेक्ट किया कि कोल्ड रिजर्वायर आपका सिंक है। This is a spontaneous process in the thermodynamics according to the second law,
heat travels from a hot body towards the cold body. Heat pump में क्या होता है? Heat pump is not a spontaneous process. If it is not a spontaneous process, you need to input the work. आप वर्क ही इसलिए डाल रहे हो क्योंकि आप जा रहे हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, विच इज नॉट पॉसिबल इन थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इफ दैट इज पॉसिबल यू आर वायलेटिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आपका सोर्स क्या होगा हीट पंप के अंदर? आपका सोर्स होगा आपकी कोल्ड बॉडी विच इज द कोल्ड रिजर्वायर. आपका सिंक क्या होगा? आपका सिंक होगा हॉट बॉडी विच इज द हॉट रिजर्वायर. तो इसके अंदर जो आपका QH है, यानी QH आप सिग्निफाई क्या करते हो, या QC क्या करते हो, जो आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी QC हो रही होगी क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर से होगी. तो इसके अंदर आपकी QC एब्जॉर्ब हो रही है कोल्ड रिजर्वायर से. आप इनपुट कर रहे हो वर्क, तब जाकर ये QH जाकर रिजेक्ट हो रही है आपकी हॉट बॉडी के अंदर. ये इसके अंदर फर्क है. मुझे अभी तक मालूम नहीं है, बट सपोज अगर इन केस आपका फाइनल भी है वो वाइवा के फॉर्म में है, आई डोंट नो, ये नहीं समझेगा कि फाइनल वाइवा में होगा. मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि इमेजिन अगर आपका वाइवा हो फाइनल के अंदर, और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि वेल इन थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कैन हीट ट्रैवल फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, तो आपका आंसर यस नहीं बोलेंगे कि इट कैन. पहले आप उसको डिफेंड करेंगे कि अंडर द सेकंड लॉ ऑफ कंडीशन heat transfer is a spontaneous process. It always goes from a hot to a cold body, but under special circumstances where you input the work, then heat can travel from a cold body towards the hot body, as in the case of a heat pump. That is a complete answer. क्योंकि अगर आपने गलती से ये बोल दिया, क्योंकि मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा नहीं, मैं आपसे आपका पहला पार्ट उसी से मुझे आइडिया होगा. अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि कैन हीट ट्रैवल फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, और आपने बोल दिया यस इट कैन, सही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने सेकंड लॉ को वायलेट कर दिया. आपका पहला आंसर होना चाहिए इट कांट, और फिर उसको डिफेंड करना चाहिए कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हो सकता है. तो ये तो इसके 3 स्टेप्स थे हीट पंप के. अब देखें रेफ्रिजरेशन साइकिल जो आपकी होती है ना, दैट एक्ट्स एज अ हीट पंप. आपने अक्सर नाम सुना होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, एसीज के अंदर यूज होती है. तो इसको हम हीट पंप नहीं बोलेंगे. देखें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल इज नॉट अ हीट पंप. I will show you the difference between a refrigeration cycle and a heat pump. Refrigeration cycle acts as a heat pump. There is a difference. 2 स्टेटमेंट हो सकती हैं. एक स्टेटमेंट तो ये बोलती है रेफ्रिजरेशन साइकिल इज अ हीट पंप. इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल रहे हैं जो हीट पंप है वही रेफ्रिजरेशन साइकिल है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट पंप की तरह एक्ट करती है. तो अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट पंप की तरह एक्ट करेगी, इसका मतलब यह है कि वो हीट एक्सेप्ट करेगी कोल्ड रिजर्वायर से, आपने वर्क इनपुट करना पड़ेगा, वो हीट जाकर रिजेक्ट करेगी हॉट रिजर्वायर के अंदर. फर्क क्या है हीट पंप और रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर. द हीट इज एब्सॉर्ब्ड एट अ लो टेम्परेचर इन द कोल्ड रिजर्वायर व्हिच एक्ट्स एज द सोर्स हियर एंड रिजेक्टेड इन द हॉट रिजर्वायर व्हिच इज द सिंक. So the heat is rejected to the hotter surrounding. यही बात मैं आपको बता रहा था कि हीट पंप में क्या होता है कि आपका कोल्ड रिजर्वायर से हॉटर सराउंडिंग में जाकर हीट रिजेक्ट होती है. That is the speciality of a heat pump. अच्छा, the purpose of the refrigeration cycle is that of a reverse of a heat engine. Refrigeration cycle होती है ना, वो रिवर्स ऑफ अ हीट इंजन होती है, टोटली उसके ऑपोजिट चलती है. दूसरी बात ये कि कभी कभी आप एक टर्मिनोलॉजी में आएंगे रिवर्स कार्नट साइकिल. वो रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसको हम कंप्लीटली रिवर्सेबल बोलते हैं. हम इसको कंप्लीटली रिवर्सेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कार्नट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है. रेफ्रिजरेशन साइकिल के भी टाइप्स होते हैं, एक कार्नट साइकिल फॉलो करता है, एक कार्नट के ऊपर नहीं करता, उसका कॉप कम होता है, उसका
जैसे हीट पंप के अंदर हम एफिशिएंसी मालूम करते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हम एक चीज मालूम करते हैं जिसको हम कॉप बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर जब हमें कॉप ढूंढना है, अगर हम कार्नट साइकिल के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो उसका कॉप ज्यादा होगा, वो सबसे एफिशिएंट होगा। तो उस केस के अंदर हम रेफ्रिजरेशन साइकिल को बोलेंगे रिवर्स कार्नट साइकिल। तो कभी कभी आप रेफ्रिजरेशन साइकिल के साथ ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे, रिवर्स कार्नट साइकिल। और अगर वो सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो कार्नट थ्योरम को फॉलो नहीं कर रही, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स हीट इंजन। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको साइड बाय साइड रखना चाहिए, मालूम होनी चाहिए। अब देखें, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू अ हायर वन, which according to the second law is impossible। दोबारा मैं बोल रहा हूं, low temperature to high temperature is impossible according to the second law। it is not a spontaneous process। spontaneous process का मतलब खुद ब खुद। तो क्योंकि ये impossible है, आपने एक external source of energy देना होगा which is required to make the process possible। that is why you input work। if you do not input work in the refrigeration cycle or a heat pump, process होगी नहीं। analogous to a heat engine, इसका मतलब comparable to a heat engine। the ideal refrigerator will operate on the Carnot cycle। जैसे एक आइडियल हीट इंजन थी जिसको हम कार्नट इंजन बोलते थे, इसी तरह एक आइडियल रेफ्रिजरेटर होगा जो कार्नट साइकिल पे ऑपरेट करेगा, जिसको हम रिवर्स कार्नट इंजन का नाम देंगे, या रिवर्स कार्नट इंजन नहीं, रिवर्स कार्नट साइकिल का नाम देंगे। which consists of again 2 steps, again 4 steps। दो आइसोथर्मल स्टेप्स होंगे, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और दो ही एडिबैटिक स्टेप्स होंगे, अगेन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। और ये कंप्लीटली रिवर्सिबल होंगे, यानी रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसो एक्सपेंशन, सॉरी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडिबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडिबैटिक कंप्रेशन, वही फिनोमिना है। The cycle is also known as the reverse Carnot cycle। अभी मैंने आपको बताया था। The heat QC is absorbed at a lower temperature TC। TC will always be a lower temperature, चाहे आप हीट इंजन की बात करें, चाहे आप हीट पंप की बात करें। लोअर टेम्परेचर, कोल्डर टेम्परेचर हमेशा कम होता है। तो the heat is absorbed from the lower temperature TC while the heat QH is rejected to a higher temperature TH in the two adiabatic steps। Again देखें, जहां पर मैं adiabatic steps की बात कर रहा हूं, वहां पर ये टेम्परेचर की बात होगी। The cycle will require the addition of network of the system। ये क्या लिखा है? The cycle will require the addition एडिशनल वर्क ऑफ द नेटवर्क ऑफ द सिस्टम, यानी आपने वर्क इनपुट करना पड़ेगा। अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी नो द प्रोसेस इज साइक्लिक। अगर साइक्लिक इन नेचर होगी तो डेल्टा यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। जिस तरह हीट इंजन के अंदर W आपका QH माइनस QC आ रहा था, हीट पंप के अंदर भी W इज इक्वल टू QH माइनस QC आएगा। कोई मुझे प्रूफ बोल सकता है कि ये इस तरह क्यों हो रहा है? हीट इंजन के अंदर तो यही हो रहा है कि एक जा रहा है, दो बाहर आ रहे हैं, तो ये समझ आती है कि ये QH माइनस QC हो रहा है। हीट पंप में ये क्यों हो रहा है? अगेन आई वुड लाइक टू टेक यू टू अ डायग्राम फर्स्ट। प्लीज फॉलो दिस डायग्राम, द डायग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगेन वही फिनोमिना देखें, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मुझे बताएं इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? W और डाउनवर्ड क्यू जो है ना ये इनपुट है, और अपर क्यू जो है ना ये हमारे पास आउटपुट है। तो आप ये बोल रहे हैं कि W और QC ये इनपुट हैं, जो QH है वो आउटपुट है, यानी आप बोलना चाह रहे हैं W प्लस QC इज इक्वल टू QH, यही बोला ना? जी सर।
तो अगर मैं W को सब्जेक्ट बना लूं तो W प्लस QC है, तो वो QC दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। जी सर, उल्टा हो जाएगा। सही। नेगेटिव हो गया। अगर वो जी जी नेगेटिव हो सर। गया तो यही बात हो गई, W इज इक्वल टू QH माइनस QC। तो बोलने का मकसद ये है कि चाहे हीट इंजन हो चाहे हीट पंप हो, फर्स्ट लॉ हमेशा W इज इक्वल टू QH माइनस QC बन जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को लॉजिक नहीं समझ आ रही कि लॉजिक क्या है, एक स्टूडेंट तो वो लॉजिकली इसको प्रूव कर देगा। अगर मैंने आपसे लॉजिकली प्रूव करने को नहीं बोला तो आप याद रख लें कि W इज इक्वल टू QH माइनस QC, दोनों केस में QH माइनस QC होगा। मगर अगर मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको बोल दूं कि प्रूव टू मी या शो टू मी हाउ इज वर्क रिलेटेड टू द हीट, या व्हाई इज द फर्स्ट लॉ written as W is equal to QH minus QC in both the cases, तो फिर आपको ये स्कीमेटिक भी बनाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और हीट पंप का भी और हीट इंजन का भी स्कीमेटिक बनाना पड़ेगा, और आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि दोनों केसेस में W इज इक्वल टू QH माइनस QC क्यों हो रहे हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इसके अंदर इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, उसके अंदर इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, और दोनों के केसेस के अंदर ये क्यों हो रहा है। बात समझ आई? यस सर। The measure of effectiveness of the refrigerator is by measuring the coefficient of performance COP. अभी मैंने COP की बात की थी। तो जब भी आप हीट इंजन की बात करते हैं, आप थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे, या इन अदर वर्ड्स एफिशिएंसी की बात करेंगे। जब आप रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, या लाजमी नहीं है रेफ्रिजरेशन की बात करें, हीट पंप की बात करें, दोनों केसेस के अंदर आप COP फाइंड करेंगे। अब देखें, ये दो स्लाइड में बाद में करूंगा, आप सिर्फ आखिरी दो लाइन देखें। ऊपर देखें मैंने क्या लिखा है, कॉप आर। कॉप आर का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर। फॉर्मूला देखें, TC अपॉन TH माइनस TC। नीचे देखें, सिमिलैरिटी फॉर अ हीट पंप, कॉप HP, TH अपॉन TH माइनस TC। इसीलिए मैंने कहा था कि रेफ्रिजरेटर हीट पंप नहीं है। शुरू में मैंने क्या कहा था, डू नॉट थिंक दैट अ रेफ्रिजरेटर इज अ हीट पंप। रेफ्रिजरेटर एक्ट्स एज अ हीट पंप। अगर मैं ये बोलता रेफ्रिजरेटर हीट पंप होता, सही है, तो इसका मतलब तो ये होता कि रेफ्रिजरेटर की भी जो कॉप होती वो होती TH अपॉन TH माइनस TC, क्योंकि हीट पंप की जो कॉप है वो TH अपॉन TH माइनस TC होती है। रेफ्रिजरेटर की कॉप क्या है, TC अपॉन TH माइनस TC। ये दोनों की कॉप डिफरेंट निकलती है, यानी आप कॉप रेफ्रिजरेटर की भी निकाल सकते हो, कॉप हीट पंप की निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्लियरली प्रूव कर रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर इज नॉट अ हीट पंप। आई रिपीट, रेफ्रिजरेटर इज नॉट अ हीट पंप। रेफ्रिजरेटर एक्ट्स लाइक अ हीट पंप। उसका फिनोमिना वही है जो हीट पंप का है। हीट पंप का फिनोमिना क्या होता है, हीट गोज फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी comes into a hot body with the addition of work. Heat refrigerator का भी ये फिनोमिना होता है, heat is absorbed from the cold body goes into the hot body with the addition of work. That is why you can calculate the COP for both. सही है? तो अगर मैंने कभी वाइवा में पूछ लिया, या कभी वन लाइनर में पूछ लिया, या कभी एग्जामिन में पूछ लिया, क्योंकि I can give you questions like this also. I can give you the question, discuss the differences between heat engine, heat pump, first part. Second part, heat pump and heat pump and refrigeration. Third part, Carnot cycle, reverse Carnot cycle. तो जो सिमिलर टर्म्स होती है ना इन चीजों के ऊपर, तो ये डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। और ये जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं ना, जैसे ये कॉप का फॉर्मूला हो गया,
या एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूले में एग्जाम में नहीं देता हूँ, या फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूले में एग्जाम में नहीं देता हूँ। मगर कोई जैसे मुश्किल फॉर्मूला हो गया, जैसे आपने वर्क का फॉर्मूला देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, इस तरह के कोई लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको सारे प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे मालूम है, वो याद करना मैं आपको फॉर्मूले पे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर ये जो छोटी चीजें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। चलें, अब वो जो मैंने 3-4 स्लाइडें मिस की थी, बैक टू देम। द कॉप, जो आपका कॉप होता है, दैट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला हीट एब्जॉर्ब्ड एट द सोर्स, लोअर टेम्परेचर इन दिस केस, क्योंकि हम हीट इंजन की, हम हीट पंप की बात कर रहे हैं, टू द नेट वर्क दैट इज इनपुटेड। अच्छा, जिस तरह एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था? एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला था दैट अगर एफिशिएंसी का आपको डिफाइन करना होता तो आप लोग एफिशिएंसी को यूं ही डिफाइन कर रहे थे, इट इज द आउटपुट वर्क अपॉन द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर, जिसकी वजह से वो बन रहा था W/QH। वर्ड्स के अंदर उसको ऐसे बोला था, फॉर्मूले में उसको यूं बोला था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो? यहाँ पर अगर आपको कॉप का डेफिनेशन पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, या आप सोर्स बोलो या आप कोल्ड रिजर्वायर बोलो। हीट एब्जॉर्ब क्या होती है हीट पंप के अंदर? QC होती है। हीट इंजन में एब्जॉर्ब क्या हो रही थी? QH हो रही थी, इसलिए हीट इंजन में आप QH लिख रहे थे, यहां पर QC लिखोगे, हीट एब्जॉर्ब QC। दूसरी बात क्या है, डेफिनेशन गलत नहीं कीजिएगा, वहां पर डेफिनेशन में मैंने क्लियरली लिखा था द वर्क प्रोड्यूस्ड, यहां पर मैंने डेफिनेशन में क्या लिख रहा हूं? द वर्क इनपुटेड। तो अगर कोई गलती से वर्क प्रोड्यूस लिख दे तो द होल डेफिनेशन इज रॉन्ग। आपको यह मालूम होना चाहिए कि हीट पंप के अंदर वर्क इनपुट हो रहा है, वरना आप सेकेंड लॉ को वायोलेट कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन हम कॉप को सिग्निफाई करते हैं ओमेगा से, या तो आप कॉप बाद में लिखते हैं, पहले हम ओमेगा से सिग्निफाई करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ओमेगा क्या बन गया? ओमेगा बन गया QC/W। इस फॉर्मूले में कोई मसला है? नो सर। चलें, एक सेकंड दे, मैं साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूं। चलें आगे चलते हैं। यूजिंग द इक्वेशन फॉर W एंड द कार्नट प्रिंसिपल, द कार्नट फॉर द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज, ये इन्होंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, ये मैं आपको डिराइव कर बोलूंगा, बताऊंगा। ये आपको बता रहे हैं जिस तरह एफिशिएंसी के अंदर आपने W को यूज किया था और कार्नट के प्रिंसिपल को यूज किया था। कौन सा कार्नट का प्रिंसिपल यूज किया था? कार्नट क्लॉसियस ने लिखा था ना, QC/QH इज इक्वल टू TC/TH। उसके जरिए आपने एफिशिएंसी को डिराइव किया था और W से डिराइव किया था। इसी तरह आप W और कार्नट प्रिंसिपल से कॉप फॉर अ रेफ्रिजरेशन साइकिल निकाल सकते हैं। अगेन देखें, कॉप फॉर अ रेफ्रिजरेशन साइकिल TC/TH माइनस TC। वाइल, मेरे वर्ड देखें, वाइल फॉर द हॉट बॉडी और द हॉट पंप, वाइल फॉर द हॉट बॉडी और द हीट पंप, इसका मतलब दैट इज समथिंग डिफरेंट। द कॉप कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड, कॉप ऑफ अ हीट पंप इज TH/TH माइनस TC। सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर डिफरेंट होता है। तो अगर आपको वैसे ही फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आसान तरीका याद करने का क्या है? रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन का मतलब ठंडा, यानी लोअर टेम्परेचर लिख लें, और हीट पंप का क्या मतलब है? गर्म, वर्ड हीट से आया है, हॉट टेम्परेचर लिख लें। इजी वे टू लर्न। The second equation applies only if the refrigerator is working on the Carnot principle. ये जो आपका फंक्शन है ना TC/TH माइनस TC कॉप का, ये सिर्फ जब हो सकता है जब आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो रेफ्रिजरेटर साइकिल है वो कार्नट प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है और उसके ऊपर कोई मैक्सिमम वैल्यू है TC और TH के बीच में। The effect of the refrigeration cycle decreases if the temperature of the heat absorption decreases while that of the heat rejection increases. इसका मतलब ये हुआ, ये आप डमी वैल्यूज यूज कर देखिएगा।
अगर मैं कोई चीज का कॉप निकालूं, फर्ज करें जो मिडिल वाली लाइन है मैंने उसका कॉप निकाला, मैंने अज्यूम किया कि मेरा टेम्परेचर कोल्ड है वो 100 है, मेरा टेम्परेचर हॉट है वो 500 है, उसके ऊपर मैंने एक सर्टेन कॉप निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? 100 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 100, 400, 0.25 वैल्यू निकली। मैं क्या बोल रहा हूं? द इफेक्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन डिक्रीजेस इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। हीट एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है? हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है टीसी के अंदर। तो लेट्स से आपने टीसी की वैल्यू डिक्रीज कर दी, आपने टीसी की वैल्यू क्या कर दी? 50 लिख दी, 50 लिख दी, और while that of the heat energy, while that of the heat rejection increases, आपने टीसी की वैल्यू 50 कर ली, टीएच की वैल्यू आपने 600 कर ली, और टीसी की वैल्यू यहां भी 50 है, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 550। उसका जो वैल्यू होगी वो 0.25 की वैल्यू से कम होगी कोई ना कोई, तो यानी आपका कॉप का इफेक्ट रिड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द कॉप वैल्यू डिक्रीज या वुड द कॉप वैल्यू बिकम इनएफिशिएंट, तो आप ये बोलेंगे द कॉप वैल्यू वुड इंक्रीज इफ द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन वुड डिक्रीज। यानी आप सिंपली इन अदर वर्ड्स ये बोलेंगे कि आपकी जो QC की वैल्यू है ना उसको आप डिक्रीज करेंगे। सॉरी, मैंने एक यहाँ पर गलती ये बोल दी, ये चीज मैंने टीसी के ऊपर लगा दी, यहाँ पर टीसी नहीं है, जो कॉप की वैल्यू जहां पर QC की वैल्यू होगी ना वहां पर आप यूज करेंगे। मैंने जल्दी जल्दी के अंदर टीसी के अंदर बोल दिया, ये टेम्परेचर वैल्यूज हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर आमतौर पे याद ये रख लें कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कॉप डिक्रीज कब होगा, कॉप डिक्रीज जब होगा जब आप अपने QC की वैल्यू को कम कर लेंगे। इस तरह आप याद रखिएगा इसको। अब डेरिवेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने स्कैन थोड़ा दूर से लिया था, मगर जब आप अपने कंप्यूटर पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कॉप का फॉर्मूला लिखा। कॉप का फॉर्मूला क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड एट कोल्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट इन द सिस्टम। क्लियरली मैंने वर्क नहीं लिखा है, मैंने लिखा है वर्क इनपुट अपॉन द सिस्टम। तो मेरा कॉप क्या हो गया? मेरा कॉप हो गया QC अपॉन W, बाय फॉर्मूला QC अपॉन W हो गया। दूसरा फॉर्मूला मुझे क्या याद रखना चाहिए? दूसरा फॉर्मूला मुझे याद रखना चाहिए W इज इक्वल टू QH माइनस QC, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल टू द हीट पंप। अब देखें W है ना, ये जो W इज इक्वल टू QH माइनस QC है, मुझे कॉप के अंदर दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं। कॉप के अंदर मेरे पास QC रिलेटेड है और मेरे पास W रिलेटेड है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए जो मेरा सेकंड लॉ है ना, सेकंड लाइन जो है W इज इक्वल टू QH माइनस QC, मैंने इसको QC से डिवाइड कर लिया। मैंने इसे QC से इसलिए डिवाइड कर लिया क्योंकि मैंने कहा कि इक्वेशन के अंदर अगर QC और W रिलेटेड है तो मैं एक इमेजिनरी QC से अभी डिवाइड कर लेता हूं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को QC से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड के भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने जो मेरा W है मैंने क्या किया? W अपॉन QC। इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा? QH माइनस QC अपॉन QC। ये देखें W अपॉन QC किया, और ये आपको एक्सपेरिमेंट खुद समझ आएगी ये मैंने किया क्यों है। W अपॉन QC मैंने यहां पर किया, दूसरी साइड पे मैंने क्या किया? QH माइनस QC अपॉन QC। सबसे पहले मैंने उसको फिर ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक किया? QH, ये इन अदर वर्ड्स QH माइनस QC माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। मैंने दोनों चीजें कर ली। कैसे लिखा जा सकता है? QH अपॉन QC वो एक टर्म हो जाएगी, QC अपॉन QC वो दूसरी टर्म हो जाएगी 1। तो इन अदर वर्ड्स इट कैन इवन बी रिटन लाइक दैट। अब देखें, नाउ इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको क्या बोला था? ये कार्नट साइकिल के ऊपर यूज होता है, यही बोला था ना आपको। जिस तरह एफिशिएंसी कार्नट साइकिल के ऊपर यूज हो रही थी,
ये भी कार्नेट साइकिल के ऊपर यूज होता है। अगर ये कार्नेट साइकिल के ऊपर यूज होता है, क्योंकि जब मैंने कॉप निकाला है, मैंने कॉप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर निकाला है, QH और QC के टर्म में नहीं निकाला है। तो अगर कार्नेट साइकिल के ऊपर ये यूज होता है तो एक कार्नेट क्लॉसियस रिलेशन थी। कार्नेट क्लॉसियस रिलेशन क्या थी? QH अपॉन QC इज इक्वल टू TH अपॉन TC। यही थी ना कार्नेट क्लॉसियस रिलेशन। तो अगर कार्नेट क्लॉसियस रिलेशन यही थी तो जो मेरा W अपॉन QC है, यानी जो थर्ड लाइन है, W अपॉन QC इज इक्वल टू QH अपॉन QC माइनस 1। ये मैंने QH अपॉन QC माइनस 1 कोई मकसद से लिखा था। जब मैंने QH अपॉन QC माइनस 1 लिखा था तो ये आइडेंटिटी देखें, QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH। तो मैं इसको QH, तो मैं अगर वो रिलेशन है तो मैं इसको TH अपॉन TC माइनस 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? अगर QC अपॉन QH TC अपॉन TH है, सही है, तो फिर ये क्या होगा? QH अपॉन QC क्या होगा? समझ आ रही है बात? जब कोई कुछ नहीं बोलता मुझे लगता है समझ नहीं आ रही। नहीं सर, बस याद नहीं रहता ना सर। ये कार्नेट क्लॉसियस इक्वेशन से TH अपॉन TC बन जाएगा। TH अपॉन TC इसलिए बन जाएगा जिस तरह हमने हीट इंजन के अंदर किया था ना, कि QH अपॉन QC की जगह हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा था? एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ रहा था 1 माइनस QH अपॉन QC, 1 माइनस QC अपॉन QH, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला था। तो इसको हम टेम्परेचर के अंदर ले गए थे, 1 माइनस TC अपॉन TH। यही हमने किया था कार्नेट क्लॉसियस फॉर्मूले से। तो हमने यही चीज की। यहाँ पर QH अपॉन QC माइनस 1 है, तो हमने क्या किया? हमने इसको TH अपॉन TC माइनस 1 कर दिया बाय द कार्नेट क्लॉसियस आइडेंटिटी। तो अगर मैंने कार्नेट क्लॉसियस आइडेंटिटी से कर लिया तो मेरा W अपॉन QC क्या बन गया? मेरा W अपॉन QC बन गया TH माइनस TC अपॉन C। यानी यहां पर जो लिखा हुआ था लास्ट लाइन के अंदर QH माइनस QC अपॉन QC बाय द आइडेंटिटी ऑफ कार्नेट क्लॉसियस, मेरी आइडेंटिटी बन गई TH माइनस TC अपॉन TC। ये चीज क्या थी? ये चीज थी W अपॉन QC। ये चीज थी W अपॉन QC। W को मैंने Q एक वजह से इमेजिनरी लाइन से बनाया था, मगर हमारी कॉप डिफाइन कैसे होती है? हमारी कॉप डिफाइन होती है QC अपॉन W। बात समझ आई? तो अगर हमारी कॉप QC अपॉन W होती है और ये W अपॉन QC है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को? रेसिप्रोकेट कर देंगे या उल्टा कर देंगे, क्योंकि आखिरी लाइन देखें W इज इक्वल टू QC अपॉन QH, W इज इक्वल टू QC अपॉन W। ये जो हमने रिलेशन निकाली है TH माइनस TC अपॉन TC, ये हमने W अपॉन QC के लिए निकाली है। इसीलिए मैं बार बार इज इक्वल टू W अपॉन QC लिख रहा था। जब मैंने इसको रेसिप्रोकेट किया तो देखें क्या बन गया? कॉप ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल बन गया TC अपॉन TH माइनस TC। यहां भी देखें कॉप क्या था रेफ्रिजरेशन साइकिल का? TC अपॉन TH माइनस TC। और यही एक्सपेरिमेंट आप हीट पंप के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए TH अपॉन TH माइनस TC आ जाएगा। सही है? तो यहां से हमने कॉप को डिराइव किया है। हमने जो कॉप का ओमेगा का डेफिनेशन है ना, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, कीपिंग इट साइक्लिक प्रोसेस, W इज इक्वल टू QH माइनस QC, उसको हमने एक इमेजिनरी QC से डिवाइड किया था उस टर्म में लाने के लिए। पहले उसको सॉल्व किया। जब उसको हम क्लॉसियस कैल्विन प्रिंसिपल से, उसको क्लॉसियस कार्नेट प्रिंसिपल से QC और QH को हमने जब इंटरचेंज कर लिया, तो फिर हमने आखिर में उसको रिवर्स कर लिया। सही है?
यहाँ पर मैं ये लेक्चर स्टॉप करता हूँ और 2 मिनट ब्रेक के बाद मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा।